नमस्कार। चलिए, आज 18वीं सदी के भारत में चलते हैं। ये वो दौर है जब मुगल सल्तनत का सूरज कह सकते हैं कि डूब रहा है और उसकी रोशनी में कई छोटी बड़ी ताकतें सिर उठा रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ मराठे निजाम जैसे भारतीय रजवाड़े हैं तो दूसरी तरफ समंदर के रास्ते आई यूरोपीय कंपनियां। और आज हम इन्हीं में से दो सबसे बड़ी विदेशी ताकतों, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, के बीच हुई उस जबरदस्त जंग की पड़ताल करेंगे जिसने हमेशा के लिए भारत की तकदीर बदल दी। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझना है कि क्यों हारा। फ्रांसीसी, जिनके पास डुप्ले जैसा शानदार दिमाग था, वो भारत में अपनी पकड़ बनाने से चूक कैसे गए। हम खास तौर पर दक्षिण भारत के कर्नाटक इलाके पर ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि लड़ाई का मैदान तो वही था। हाँ, वहीं पर इन दोनों की किस्मत का फैसला हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लड़ाई का रिमोट कंट्रोल वो हजारों मील दूर यूरोप में बैठा था। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है फ्रांस से। साल था 1664 और वहां के बादशाह थे लुई 14वें, वही जो खुद को द स्टेट यानी साक्षात राज्य ही मानते थे। हाँ, और उन्हीं के एक मंत्री थे कोलबर्ट। उन्होंने ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी, पर यह ब्रिटिश कंपनी जैसी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, क्या फर्क था? जमीन आसमान का। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब उसके शेयर होल्डर थे जो मुनाफे के लिए काम करते थे। लेकिन फ्रेंच कंपनी, वो तो एक तरह से सरकारी विभाग थी। ओह, उसे फ्रांस की सरकार ने बनाया था, वही पैसा लगाती थी और वही उसे चलाती थी। कोलबर्ट की एक खास आर्थिक नीति थी जिसे कोलबर्टिज्म कहते हैं। इसका क्या मतलब था? सीधा सा मतलब था कि देश का सोना चांदी बाहर नहीं जाना चाहिए, बस निर्यात करो, आयात कम से कम करो और देश को अमीर बनाओ। इसी सोच के साथ ये कंपनी भारत आई थी। मतलब एक प्राइवेट स्टार्टअप और एक सरकारी दफ्तर का मुकाबला था शुरू से ही। बिल्कुल। तो भारत आकर इन्होंने क्या किया? जाहिर है अंग्रेजों की तरह ही वो फैक्ट्रियां बनाई होंगी। हाँ, रास्ता तो वही था। 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, जो उस वक्त मुगलों का सबसे बड़ा बंदरगाह था। फिर पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम पहुंचे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी 1673 में पौंडीचेरी की स्थापना, जो बाद में उनका हेडक्वार्टर बना। हाँ, और बंगाल के चंदन नगर में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन उस समय तो डच और अंग्रेज पहले से ही मैदान में थे, इनके बीच टकराव नहीं होता था? अरे, लगातार होता था। ये सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। 1693 में तो डचों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन भी लिया था। अच्छा। बाद में यूरोप में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ रिजविक, जिसके तहत उन्हें ये वापस मिला। और इसके बाद ही फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मेन हेडक्वार्टर बनाया और उसे मजबूत करना शुरू किया। और यहीं से कहानी में उस शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम इस पूरे संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। डुप्ले वो सिर्फ एक गवर्नर नहीं था, वो एक विजनरी था। मतलब? एक शानदार डिप्लोमैट और एक पैदाइशी लीडर। 1741 में जब वो पौंडीचेरी का डायरेक्टर जनरल बनकर आया तो उसने आते ही दो काम किए। पहला, कंपनी के ठप पड़े व्यापार को फिर से खड़ा किया, और दूसरा, जो सबसे दूर की सोच वाला काम था, उसने पौंडीचेरी की किलेबंदी शुरू करवा दी। किलेबंदी? एक व्यापारी को किले बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो डुप्ले की दूरदर्शिता थी। वो समझ गया था कि भारत में सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार नहीं चलेगा। यहाँ असली ताकत जमीन पर कब्जा करने और राजनीतिक दबदबा बनाने से आएगी। वो जानता था कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों से या किसी भारतीय राजा से लड़ाई जरूर होगी। और वो उसके लिए तैयार रहना चाहता था। बिल्कुल। वो एक व्यापारी के चोले में एक साम्राज्य बनाने वाला व्यक्ति था। तो मतलब स्टेज तैयार हो चुका था। एक तरफ मुनाफे पर नजर गड़ाए अंग्रेज और दूसरी तरफ साम्राज्य का सपना देख रहे डुप्ले। इनके बीच पहली सीधी टक्कर कब और क्यों हुई? इनकी लड़ाइयों को इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्योंकि लड़ाई का मैदान कर्नाटक का इलाका था। सही कहा। आज के तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। कुल 3 युद्ध हुए, और जैसा मैंने पहले कहा था, इनकी जड़ें भारत में नहीं, यूरोप में थीं। तो पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी यूरोप में चल रही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई। वहां ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो यहाँ भारत में उनकी कंपनियां भी लड़ने लगीं। अच्छा। अंग्रेजों की नौसेना उस वक्त ज्यादा ताकतवर थी, तो उन्होंने समंदर में फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया। डुप्ले ने इसका जवाब दिया, पर बड़े ही शानदार तरीके से। उसने मॉरिशस से नौसेना बुलवाई और सीधा अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़
मद्रास पर हमला करके उस पे कब्जा कर लिया। वाह, मतलब अंग्रेजों के घर में घुसकर मारा। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा झटकारा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन इस युद्ध की सबसे अहम घटना मद्रास पर कब्जा नहीं थी। तो क्या थी? वो थी सेंट थोमे की लड़ाई। अकबरुद्दीन ने दोनों कंपनियों को अपने इलाके में लड़ने से मना किया। जब डुप्ले नहीं माना तो नवाब ने उसे सबक सिखाने के लिए अपनी 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भेज दी। 10,000? और फ्रांसीसियों के पास कितने सैनिक थे? मुश्किल से कुछ 100, 1000 भी नहीं। फिर तो लेकिन वो सैनिक यूरोपीय तरीके से ट्रेंड थे, अनुशासित थे और उनके पास बेहतर बंदूकें और तोपें थीं। नतीजा ये हुआ कि उस छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की फौज को बुरी तरह हरा दिया। यकीन नहीं होता इसका क्या असर पड़ा होगा। इसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। ये वो आहा मोमेंट था जब यूरोपीय शक्तियों को अपनी ताकत का असली अंदाजा हुआ। उन्होंने देखा कि भारत के नवाबों और राजाओं की बड़ी बड़ी सेनाएं असल में कितनी कमजोर हैं। इस एक लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि अनुशासन और टेक्नोलॉजी संख्या बल पर भारी पड़ सकती है। तो युद्ध का अंत कैसे हुआ? युद्ध तो 1748 में एक्सला-चैपल की संधि से खत्म हो गया और मद्रास भी अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन फ्रांसीसियों ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली थी। तो पहला राउंड एक तरह से ड्रॉ रहा, लेकिन फ्रांसीसियों को अपनी ताकत का एहसास हो गया। अब डुप्ले इस नई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करने वाला था? यहीं से दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। बिल्कुल। इस बार लड़ाई की वजह यूरोप नहीं बल्कि भारत की अपनी राजनीति थी। डुप्ले ने सेंट थोमे की लड़ाई से मिले सबक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने देखा कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगहों पर गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ी हुई है। और उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है। हाँ, उसने सोचा क्यों ना इन भारतीय राजाओं के झगड़े में कूदकर अपना फायदा निकाला जाए। फूट डालो और राज करवा लेनी के। लेकिन ये तो हम हमेशा अंग्रेजों से जोड़कर देखते हैं। यही तो इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। ये नीति असल में डुप्ले ने ही शुरू की थी। अंग्रेजों ने तो बस उसकी किताब से पन्ना चुराया और उसे और बेहतर तरीके से लागू किया। कमाल। डुप्ले की रणनीति बहुत साफ थी। हैदराबाद में उसने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग का समर्थन किया और कर्नाटक में नवाब पद के लिए चंदा साहेब का। और जाहिर है अंग्रेजों ने इनके विरोधियों का साथ दिया होगा। हाँ, उन्होंने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। तो अब ये एक प्रॉक्सी वॉर बन गई। भारतीय राजकुमार एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन असल में ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों की लड़ाई थी। बिल्कुल। और शुरू में तो लगा कि डुप्ले ने बाजी मार ली है। कैसे? 1749 में अंबूर की लड़ाई में उसकी मदद से चंदा साहेब ने अनवरुद्दीन को मार दिया और कर्नाटक का नवाब बन गया। फिर हैदराबाद में भी उनका उम्मीदवार मुजफ्फर जंग निजाम बन गया। इन दोनों ने बदले में फ्रांसीसियों पर दौलत और जमीन की समझिए बरसात कर दी। उत्तरी सरकार जैसा बड़ा और अमीर इलाका उन्हें तोहफे में मिल गया। और यहीं पर एक और दिलचस्प चीज हुई जिसे सहायक संधि कहते हैं। हाँ, डुप्ले ने निजाम की सुरक्षा के लिए अपने एक काबिल जनरल बुसी को एक फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी के साथ हैदराबाद में तैनात कर दिया, जिसका खर्च भी निजाम ही था। हाँ, कहने को तो ये सेना निजाम की हिफाजत के लिए थी, लेकिन असल में ये उस पर फ्रांसीसी नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका था। मतलब ये सब्सिडियरी अलायंस का शुरुआती मॉडल था। बिल्कुल, जिसे बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो डुप्ले तो शतरंज का बादशाह निकला। वो ऐसे दांव चल रहा था जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण भारत पर फ्रांसीसियों का कब्जा बस होने ही वाला है। फिर कहानी पलटी कैसे? अंग्रेजों की तरफ से कोई था जो डुप्ले को टक्कर दे सके? उस वक्त तो ऐसा कोई नहीं लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा किरदार सामने आया जो सैनिक भी नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव। वो तो कंपनी में बस एक क्लर्क था। हाँ, महज एक क्लर्क, लेकिन उसके पास हिम्मत और एक असाधारण दिमाग था। हुआ ये कि फ्रांसीसियों और चंदा साहब की सेना ने अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को त्रिचिनोपोली के किले में घेर लिया था। सबको लगा कि अब मोहम्मद अली का खेल खत्म। और क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने एक बहुत ही ऑडिशियस, एक दुस्साहसी योजना पेश की। उसने कहा कि त्रिचिनोपोली पर ध्यान देने की बजाय हमें सीधा कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला कर देना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ था। हाँ, उसने सिर्फ 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों के साथ आरकोट पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। कमाल हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी राजधानी बचाने के लिए चंदा साहेब को त्रिचिनोपोली का घेरा उठाकर आरकोट भागना पड़ा। उस भगदड़ में अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को बचा लिया। बाद में चंदा साहेब मारा गया और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना गया। ये डुप्ले के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हाँ,
और इसी नाजुक मोड़ पर फ्रांसीसी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या? उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। क्या? क्यों? उन्हें लगा कि डुप्ले की नीतियां बहुत खर्चीली है और कंपनी को व्यापार पर ध्यान देना चाहिए, लड़ाइयों पर नहीं। ये एक ऐतिहासिक भूल थी। मतलब उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को फाइनल मैच के बीच में ही मैदान से बाहर बुला लिया। बिल्कुल। दूसरा युद्ध पौंडीचेरी की संधि से खत्म हुआ और अब हालात बदल चुके थे। कर्नाटक पर अंग्रेजों का दबदबा था तो हैदराबाद में अभी फ्रांसीसियों का। मतलब अब स्कोर 1-1 से बराबर था। एक फाइनल निर्णायक मुकाबले की जमीन तैयार हो चुकी थी। हाँ, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 63 तक चला वही फाइनल था और इसकी वजह एक बार फिर यूरोप में थी, 7 वर्षीय युद्ध। लेकिन इस बार हालात बहुत अलग थे। अलग कैसे? 1757 में, यानी इस युद्ध के शुरू होने से ठीक 1 साल पहले, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीत चुका था। ओह, इसका क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। अब अंग्रेजों के पास सिर्फ व्यापार का पैसा नहीं था, बल्कि बंगाल का पूरा खजाना था। उनके पास असीमित संसाधन थे। वो अपनी सेना को बेहतर हथियार दे सकते थे, ज्यादा सैनिक भर्ती कर सकते थे। सही कहा। जबकि फ्रांसीसी अभी भी अपनी सरकार से मिलने वाली मदद पर निर्भर थे। तो इस आखिरी लड़ाई में क्या हुआ? इस युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई हुई 1760 में, वांडीवाश की लड़ाई। इसमें अंग्रेज जनरल सर आयर कूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसियों का महान जनरल बुस्सी, जो हैदराबाद से आया था, उसे भी बंदी बना लिया गया। और पांडिचेरी का क्या हुआ? इसके 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। समझिए फ्रांसीसियों का खेल खत्म हो चुका था। और अंत में संधि हुई होगी। हाँ, 1763 में पेरिस की संधि हुई। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां जैसे पांडिचेरी और चंदननगर वापस तो मिल गईं, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, शर्त ये थी कि वो अब कभी इनकी किलेबंदी नहीं करेंगे और न ही कोई सेना रखेंगे। वो भारत में सिर्फ व्यापारी बन के रह सकते थे, राजनीतिक ताकत नहीं। तो भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का डुप्ले का सपना हमेशा के लिए टूट गया। हमेशा के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, डुप्ले जैसा जीनियस, एक मजबूत सेना, आखिर फ्रांसीसी हारे क्यों? अगर हम इसे संक्षेप में समझना चाहें तो मुख्य कारण क्या थे? इसके कई बड़े कारण थे और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा कारण था दोनों कंपनियों का नेचर, उनकी बनावट। हाँ, जैसा आपने शुरू में कहा था, ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट तेज तर्रार स्टार्टअप थी। वो फौरन फैसले लेती थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सुस्त सरकारी दफ्तर थी। हर फैसले के लिए पेरिस से मंजूरी का इंतजार। बिल्कुल। जब तक वहां से जवाब आता, यहाँ अंग्रेज बाजी मार चुके होते थे। सही बात है, नौकरशाही ने उन्हें डुबो दिया। और दूसरा कारण? दूसरा कारण था नौसेना। ब्रिटिश रॉयल नेवी उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना थी। समंदर पर उनका कब्जा था। तो वो जब चाहे भारत में अपनी सेना और सामान भेज सकते थे और फ्रांसीसियों की सप्लाई लाइन काट सकते थे। समंदर जीते बिना भारत में जीतना नामुमकिन था। ये भी बहुत अहम पॉइंट है। और तीसरा, अंग्रेजों ने व्यापार और मुनाफे को हमेशा पहली प्राथमिकता दी। क्लाइव ने बंगाल जीता तो वहां से पैसा कमाया, जबकि डुप्ले वो राजनीति और लड़ाइयों में इतना उलझ गया कि कंपनी का व्यापार घाटे में चला गया। पैसा लड़ाई का ईंधन होता है। और अंग्रेजों के पास ईंधन का भंडार था जो बंगाल से आ रहा था। और आखिर में क्लाइव और सर आयर कूट जैसे लीडर अंग्रेजों के पास थे, जो डुप्ले के जाने के बाद फ्रांसीसियों के पास नहीं थे। तो ये थी भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी वर्चस्व की लड़ाई की कहानी। लुई 14वें के शाही सपनों से शुरू हुई, डुप्ले की शानदार चालों से गुजरी और वांडीवाश के मैदान में अंग्रेजों की जीत पर खत्म हुई। बिल्कुल। इस एक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे भारत पर कब्जा करने का दरवाजा खोल दिया। और यहाँ मैं एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1783 में अंग्रेजों ने अमेरिका में अपनी कॉलोनियां खो दी, जिसे हम अमेरिकन क्रांति के नाम से जानते हैं। इस हार के बाद वो भारत को लेकर और भी ज्यादा सतर्क और आक्रामक हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि साम्राज्य का नगीना यानी भारत किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाना चाहिए। सोचने वाली बात है कि अगर ब्रिटेन अमेरिका की जंग नहीं हारता तो क्या भारत के प्रति उसका रवैया इतना ही सख्त होता, या फिर उसकी ताकत 2 जगहों पे बढ़ जाती और शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। कौन जाने। इतिहास ऐसे ही अगर मगर के सवालों से भरा पड़ा है।